हेलो एवरीवन। पिछले टर्न पर हम लोगों ने बात की थी रस्टिंग ऑफ आयरन, डिकिंग ऑफ मेटल्स। धातुओं का संक्षारण किसे कहते हैं, धातुएं धीरे धीरे नष्ट क्यों होती रहती हैं, इसकी हमने चर्चा की थी। आज हम कुछ अन्य क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस नष्ट इक्वेशन की सबसे पहले चर्चा करेंगे। नष्ट इक्वेशन क्या है, 1 सेकेंड। नष्ट इक्वेशन क्या है, ध्यान दीजिए। नष्ट समीकरण, दैट मीन्स नष्ट इक्वेशन। नष्ट इक्वेशन क्या है, वैज्ञानिक नष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण दी, जिसे हम कहते हैं नष्ट समीकरण। ठीक है, वो समीकरण क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर वो समीकरण मैं लिखने जा रहा हूं। ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड विभव। एक तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, एक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक अपचयन विभव और मानक आक्सीकरण विभव। ठीक है, तो हम दोनों की ही चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ऑक्सीकरण विभव के हिसाब से बात करेंगे तो EOP हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी ये क्या है, ऑक्सीकरण विभव। बराबर करो इसको तो E0OP लिख दिया। अगर आपने नॉट जब हम किसी चीज पर लगा देते हैं तो वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाती है, तो वो उसकी जो है मानक वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर को केवल ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है तो ये कौन है, ये मानक ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है, समझ में बात आ गई। इसके बाद यहाँ पर -2.303 RT/NF, ठीक है, इनटू log base 10 concentration of oxidizing substance upon concentration of reducing substance। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात के लिए। तो इस प्रकार से ये जो है, ये आपकी नष्ट इक्वेशन है, जो हमें एक संबंध बता रही है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। यानी अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव, यानी इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध बताइए। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, अब मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव। यहाँ पर हमने मानक ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से बात की है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि इस समीकरण में कौन कौन क्या क्या है। तो EOP मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी E पर नॉट नहीं लगाए तो ये साधारण वैल्यू है, ये इसकी मानक वैल्यू नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये E0OP क्या है, ये इसका मानक ऑक्सीकरण विभव हो गया। ठीक है, ये R क्या है, गैस स्थिरांक है, जिसका मान 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। T ये टेम्परेचर है जो केल्विन में होता है। N ये वो इलेक्ट्रॉन है जो एक रॉड से निकल के दूसरी रॉड में जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड में जाते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को बहने के लिए जिम्मेदार है। AF क्या है, फैराडे नियतांक है, जिसका मान 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, और ये OX का बड़ी ब्रैकेट लगा दी तो उसका कंसंट्रेशन हो जाता है। किसी चीज़ पर बड़ी ब्रैकेट लगा दो तो उसका कंसंट्रेशन माना जाता है केमिस्ट्री में। जब हम विलेनों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज है। ठीक है, चूंकि क्या होता है, चूंकि ये जो 2.303 RT/F है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, R का मान रखेंगे 8.314, T का मान 298 रखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू होती है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको केल्विन में चेंज करोगे तो 298 हो जाएगा। F का मान 96,500, इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.0591। इसलिए हम इस समीकरण को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, EOP इक्वल टू E0OP माइनस 2.303 ये अब नहीं लिखना है, क्योंकि अब ये इसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हो गई 0.0591। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0591 अपान स्मॉल n, ठीक है, इनटू log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस। समझ में बात आ गई। तो इस प्रकार से जो है आपका ये कैलकुलेटेड इक्वेशन आ गई, ये कैलकुलेटेड समीकरण है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने अभी किसकी बात की है, केवल किसकी बात की है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से इस समीकरण को लिखा है। अब हम इसी प्रकार से सिमिलरली
इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिखी है, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो ई आर पी हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट आर पी हो गया, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो अपचयन विभव होता है और ऑक्सीकरण विभव होता है उनकी वैल्यू एक होती है, लेकिन अंतर कितना होता है, केवल चार्ज में अंतर होता है। अगर अपचयन विभव प्लस में है तो ऑक्सीकरण विभव माइनस में हो जाएगा। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लीजिए, उसमें बना हुआ है, ठीक है। अगर ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोड अपचयन विभव कैसा होगा अपचयन विभव माइनस होगा। समझ में बात आ गई। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर जो माइनस है ये काहे में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0.0591 अपान स्मॉल एन इंटू लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस। समझ में बात आ गई होगी आप लोगों के लिए। इस प्रकार से नष्ट इक्वेशन है जो हमें इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में एक संबंध बताती है। इस संबंध को बताने के लिए ही वैज्ञानिक नष्ट ने इस समीकरण को दिया था, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन की। मैं समझता हूँ ये नष्ट समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको आप पीडीएफ में नोट्स में मिल जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। इसमें जो चीज़ें हैं वो सब आपको नोट कर, उसमें भी नोट होंगी, मैंने यहाँ पर बता दी हैं। इसके बाद हम करना है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया, उसमें आपको 3 ऐसे पदार्थ दे दिए गए, 3 मेटल दे दी गई ABC, ठीक है। इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो दे दिए प्लस 0.68 माइनस 2.54 और आपको दे दिया गया माइनस 0.50। अब आपको क्या करना है, इसकी जो है अपचायक क्षमता का घटता क्रम लिखना है। अपचायक क्षमता का घटता क्रम, अपचायक क्षमता का घटता क्रम लिखना है। तो मैंने आपको बताया था अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वालों की अपचायक क्षमता ज्यादा है। अब थोड़ा सा विद्युत रासायनिक श्रेणी की ओर थोड़ा सा लौट चलते हैं। इसमें मैंने आपको लिखाए थे इस प्रकार से एलिमेंट लिखे होते हैं, लिथियम, इस प्रकार से एलिमेंट लिखे होते हैं। और इसमें जो है ये जो आपका अपचयन विभव होता है, अपचयन विभव या ये सॉरी इसको लिखते हैं मानक अपचयन विभव, या आपको इसको लिख सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसी प्रकार से इस साइड में मानक ऑक्सीकरण विभव दिया होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा लिखा हुआ है -3.04, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये घटता चला गया, बढ़ता चला गया, और यहाँ पर कितना हो गया हाइड्रोजन का 0.00 हो गया। फिर यहाँ से जो आपका कॉपर स्टार्ट हुआ, तांबा, पारा, चांदी पंडित जी को देंगे, प्लेट में सोना रखकर उल्टे हैलोजन ले जाएंगे IBrClF, ठीक है। ये आपके हैलोजन्स होते हैं। इसका जो वैल्यू है प्लस 0.34 होता है माइनस 0.34, और जब हम नीचे आते हैं तो इसका हो जाता है कितना प्लस 2.87। इसी प्रकार से इसका हो जाता है माइनस में, मैंने कहा ना कि उल्टे होते हैं, -2.87, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं समझता हूँ अब इसको हल करना बड़ा आसान हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर जो है आपका मानक ऑक्सीकरण विभव दिया होता है, ज़्यादा हम वो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस से किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है 3.4, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये जो है कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो अगर आपसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधी बात यह है कि आपसे पूछ लिया गया इन ABC के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हुए हैं। क्वेश्चन को समझें हम, ABC के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हुए हैं, इनकी अपचायक क्षमता का घटता क्रम लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको पता है पहले से ही, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ऊपर वाली जो धातु है उनकी अपचायक क्षमता ज्यादा है, ठीक है। अब आप जरा इलेक्ट्रोड विभव पर विचार कर लीजिए, ऊपर वाले में माइनस में ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं माइनस घट रहा है, अंत में 0 हो गया और फिर प्लस में स्टार्ट हो गया। मतलब सीधा है कि जिसका माइनस में ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा ऊपर होगा, और जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ही ज्यादा वो
अब चायक होगा। तो माइनस में तो हम प्लस की बात ही नहीं करें, प्लस में तो और नीचे आगे पहुंच जाएंगे हम। ये किसकी बात हो रही है? मानक आक्सीक इलेक्ट्रोड विभव की बात हो रही है, मानक अपचयन विभव की। अगर यही आक्सीकरण विभव को दे दिया जाए तो ये रूल उल्टा हो जाए, क्योंकि उसमें प्लस वाला ऊपर होगा। ध्यान रखिए इस बात का। तो यहाँ पर जो क्रम बनने जा रहा है वो क्रम क्या बनेगा? सबसे ज्यादा ऊपर कौन होगा? जिसका माइनस में इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, और वो कौन है? बी। कौन है? नंबर फर्स्ट पर आपका कौन हो गया? बी हो गया। ठीक है, घटता क्रम हमें लिखना है तो सबसे ज्यादा बी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम प्लस की बात ही नहीं करेंगे, उसके बाद आपका कौन आएगा? सी आएगा, और सबसे लास्ट में आपका आएगा ए। बी सी ए। समझ में बात आ गई? इस प्रकार से ए इसका क्रम हो गया। आपको पीडीएफ में भी इसका नोट्स मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी है कि ए बी सी डी ई, ये 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, इनका जो वैल्यू है वो प्लस 0.36 प्लस 0.32, ठीक है, और इसका जो है प्लस 1.36 और इसका 6 है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्रम निकालना है। ठीक है, कि कौन ज्यादा, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का घटता क्रम। क्रियाशीलता का घटता क्रम हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, पता करना है। तो क्रियाशील भी कौन सी धातु है? ऊपर वाली धातु ज्यादा क्रियाशील है। ऊपर कौन होगा? जिसका माइनस में ज्यादा होगा। तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? माइनस वालों को। तो एक तो माइनस वाला हमारा ये है, एक माइनस वाला हमारा ये है, और सबसे ऊपर कौन होगा? जिसका सबसे ज्यादा होगा, यानी ई सबसे ऊपर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका ये नंबर 1 पर होगा। नंबर 2 पर कौन होगा? आपका डी हो गया। फिर अब हम प्लस प्लस सब दिए हुए हैं, इनको कैसे पता करेंगे? प्लस में देखो, प्लस में जितना प्लस बढ़ता जाएगा उतना ही नीचे आता चला जाएगा, है ऐसा कि नहीं? देखिए, तो प्लस, तो हम कम प्लस वाला देखेंगे। कम प्लस वाला ऊपर होगा, कम प्लस वाला ऊपर है, ज्यादा प्लस वाला नीचे है, और ऊपर वाले क्रियाशीलता ज्यादा है, तो कम प्लस वाला ढूंढेंगे। तो कम प्लस वाला कौन मिल गया हमारे लिए? ये बी। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आएगा? ए का, और लास्ट में आपका कौन बचेगा? सी। तो इस प्रकार से ई डी बी ए सी, ए इसका क्रम हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको आक्सीकरण विभव दिए हों तो आपको इसको इसी तरह से कर लेंगे, बस चिन्ह को उल्टा करके ध्यान रखें। इसमें अगर माइनस वाला ऊपर है तो इसमें प्लस वाला ऊपर होगा, ज़्यादा ऊपर होगा। मैं समझता हूँ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में आया है। समझ में बात आ गई? तो इस प्रकार से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर में अपना लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन है ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम की बात करेंगे हम यहाँ पर, और बस आज का लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? बहुत सिंपल नियम है। जैसे कि ए एक चालक है, समझ लीजिए, एक चालक है, इस चालक पर विभवांतर बी उपस्थित है, और इसमें जो धारा है वो आई धारा बह रही है। तो किसी भी चालक पर स्थित विभवांतर बी बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आर बराबर, सॉरी, पी बराबर करोगे तो आ जाएगा आर आई, जहां आर क्या है? जहां आर क्या है? जहां आर बराबर चालक का प्रतिरोध है, जहां आर जो है वो चालक का प्रतिरोध है। समझ में बात आ गई? और इस आर का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसे हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में बात आ गई? या हम इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखते हैं, समझ लीजिए। समझ में बात आ गई होगी? तो ओम का नियम क्या है? किसी चालक पर स्थित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। जहां आर बी बराबर करोगे तो आर हो जाएगा, आर आई आएगा। जहां आर क्या है? चालक का प्रतिरोध है। आर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।